हेलो वेलकम बैक टू इंजीनियर क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सब अच्छे होंगे एंड इस टाइम को अच्छे से प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे होंगे। कुछ दिन पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज बेसिकली यूपीएससी का एक रिवाइज कैलेंडर आया फॉर 2021। उसमें सभी एग्ज़ाम्स की कुछ टेंटेटिव डेट्स मिली हैं। तो हम बेसिकली वी आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो हम इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करेंगे। एंड आई थॉट क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए ताकि आपको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाए कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आगे वाले टाइम पे जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम है, कब पॉसिबिलिटी है और आप क्या उस एग्ज़ाम के लिए अभी राइट टाइम है प्रिपेयर करने का। बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जो लोग अपना ये प्रीवियस जो 5-6 महीने जो पेंडेमिक की वजह से जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है उसको उस टाइम को बेसिकली अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए, कुछ टाइम वेस्ट हो चुका है। सो यूपीएससी का जो रिवाइज कैलेंडर आया है काफ़ी अच्छा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन में एक जॉब लेना चाहते हैं, जो प्रॉपरली चाहते हैं कि सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की ही जॉब चाहिए। उन स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी शायद यूपीएससी नहीं देता। जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मे बी एग्ज़ाम जैसे एज पर द शेड्यूल, आप सबको पता है एग्ज़ाम जनवरी में जो प्लान किया जाता है प्रीलिम्स, बट मे बी ड्यू टू द पेंडेमिक कंडीशन हम सब प्रेडिक्ट कर रहे थे। जब स्टूडेंट्स पूछते थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, तो वी ऑलवेज से कि मे बी इन मार्च आपको 1-2 महीना मिल जाए। बट जो रिवाइज कैलेंडर आया है उसमें काफ़ी अच्छी डेट्स दी हैं उन्होंने। एंड जो एक प्योरली डेडिकेटेड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की जॉब चाहता है स्टूडेंट, उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके। चाहे उसने कभी पढ़ा है, बिल्कुल ब्लैंक है उसके लिए भी, और जिसने लास्ट ईयर का ईएस लिखा है उसके लिए भी। किस तरह से कुछ आइडियाज़ मैं शेयर करूंगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ ताकि आपके लिए वो बेनिफिशियल रहे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस तरह से हमारे पास जो यूपीएससी का रिवाइज कैलेंडर आया है फॉर 2021, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। पॉइंट नंबर 13 ऐसे पूरी लिस्ट है, बट हम अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एग्जाम्स को देखेंगे। पॉइंट नंबर 13 एंड पॉइंट नंबर 20 को नोटिस करेंगे। 13 में इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 में होना था, जो बेसिकली जनवरी में होता था नॉर्मली। उसकी जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन उन्होंने बोली है वो बोली है 7 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगी। एंड जो लास्ट डेट होगी नोटिफिकेशन दैट विल बी 27। इस दिन आपका प्रीलिम्स कंडक्ट किया जाएगा, और प्रीलिम्स कंडक्ट किया जाएगा आपको ऑन 18th ऑफ जुलाई, दैट इज 18th जुलाई। एंड करंटली वी आर इन अगस्त, 2020 अगस्त में है। अप्रॉक्सीमेटली 11 मंथ्स में आपका एग्जाम है इस चीज़ का। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए, इस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए 11 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट। आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस जो बेस्ट एग्ज़ाम है फॉर इंजीनियर, इससे ऊपर का एग्ज़ाम ही नहीं है कोई। अगर आप एक अपने आप को एक डेडिकेटेड इंजीनियर समझते हैं, अगर आप पैशनेट है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए, उस टाइप की जॉब के लिए, इंजीनियरिंग प्रोफेशन वाली जॉब के लिए, इससे ऊपर की कोई जॉब ही नहीं है। तो उसका एग्ज़ाम जो नेक्स्ट ईयर 2021 में 18 जुलाई को डिसाइड किया गया है। सो अगर आप देखें ऑलमोस्ट हम इस टाइम पे लास्ट वीक ऑफ अगस्त में है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10.5 मंथ्स आपके पास अभी भी हैं इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये टाइम मोर देन सफिशिएंट है फॉर अ फ्रेशर एज वेल एज फॉर जिसने लास्ट ईयर का एग्ज़ाम लिखा है। इफ़ यूर अ फ्रेशर, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं जिसका भी 8 सेमेस्टर का कुछ जो भी इश्यूज चल रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा वगैरह, उस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए भी, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू क्रैक इंजीनियरिंग सर्विसेज। पहली चीज़ मैं और बताना चाहूँगा इसमें, इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर आप पैशनेट नहीं है इस जॉब के लिए, इंजीनियरिंग जॉब के लिए पैशनेट नहीं है, अगर आप अपना माइंड हर 2 महीने 3 महीने में नई जॉब के लिए चेंज करते हैं, ये जॉब आ रही है मैं उसकी तरफ चला जाता हूँ, तो आप इस फॉर्म को भरना भी मत। क्योंकि ये एग्ज़ाम एक प्योरली डेडिकेशन मांगेगा आपसे, एक 7 to 8 मंथ्स का कंप्लीट डेडिकेशन मांगेगा टूवर्ड्स दिस एग्ज़ाम। हाँ, इसके साथ आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एग्जाम्स भर सकते हैं, बट अगर आप कभी बैंकिंग साइड, कभी किसी और साइड, कभी सीजीएल साइड, किसी भी साइड जा रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बिल्कुल नहीं बना है। बिकॉज इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये ग्रुप ए जॉब है। इसको क्रैक करने के लिए ये नॉर्मली आप बोलोगे 2 महीने की पढ़ाई से नहीं होगा। आपको एक डेडिकेटेड 8 to 9 मंथ्स की प्रिपरेशन चाहिए ही चाहिए, तब जाके एग्ज़ाम क्रैक होता है। और इसकी प्रिपरेशन के साथ साथ यू कैन ऑल्सो, मतलब ये आपको हेल्प करेगा फॉर योर स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन में भी, गेट प्रिपरेशन में भी, सब एक जैसा होता है। क्लियर? तो ये कुछ डेट दी हुई है एज पर। और अगर आप ये बेसिकली दिस इज द डेट फॉर प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स का डेट है।
एंड 10th अक्टूबर, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, 10th अक्टूबर को हमारा मेंस लिखा जाएगा इस एग्जाम का। ये 2021 के लिए उन्होंने शेड्यूल किया है। तो इन सब चीज़ों को मैं लेके कुछ आपको बताने जा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। पहले उससे पहले जिनको आइडिया है उनके लिए ठीक, बट जिनको नहीं पता तो ये बेसिक एग्जाम कंडक्ट कैसे होता है, इसमें कितने लेवल हैं एग्जाम्स के, वो कुछ ब्रीफ करता हूँ आपको मैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज बेसिकली 3 स्टेज एग्जाम है। फर्स्ट स्टेज आपका प्रीलिमिनरी स्टेज आ गया, स्टेज नंबर 2 आपका मेन स्टेज आ गया, और लास्ट में आपका इंटरव्यू स्टेज आया। फर्स्ट स्टेज में आपके 2 एग्जाम्स होते हैं, जो डे 1 में जो मैं आपको बता रहा था, डे 1 वाले दिन जो आपके एग्जाम होंगे, जो नेक्स्ट ईयर जुलाई में होंगे। फर्स्ट एग्जाम विल बी जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, सेम फॉर ऑल स्ट्रीम्स, सभी स्ट्रीम्स के लिए ये सेम है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एज ए आउटसाइडर देख रहे हो तो शायद आपको ये बहुत ही लग रहा होगा कि यार ये प्रिपेयर कैसे करना है, बट जब आप इस चीज में इन्वॉल्व होते हो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये दिखता है। ऐसे लगता है ये चीजें, इसका मैं ब्रीफ करूंगा तो आपको लगेगा नहीं ये हो सकता है, और ये चीजें होने वाली हैं। आपको जस्ट एक पासिंग को, कट ऑफ को क्लियर करना होता है इस एग्जाम के, और अपने डेडिकेटेड इंजीनियरिंग स्ट्रीम का एक, ये दोनों एग्जाम्स हमारे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे बेस्ड हैं। और इसमें आप सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल इंजीनियरिंग भरेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल भरेंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल भरेंगे, एंड सो ऑन, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स भरेंगे। तो ये हमारा डे 1 पे जो एग्जाम होते हैं, ये वाला एग्जाम हमारा 200 मार्क्स का होता है, एंड दिस इज फॉर 300 मार्क्स। तो टोटल जो हमारा प्रीलिम्स जाता है दैट इज ऑफ 500 मार्क्स। क्लियर? कितने मार्क्स चाहिए आपको वो भी मैं आपको स्लाइड्स में बताते जाऊंगा, कितने क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप प्रीलिम स्टेज को क्लियर करते हो देन आफ्टर दैट आपको मेंस का एग्जाम देना पड़ता है, और एक रिटन एग्जाम है। 2 एग्जाम्स में आपका जो ओवरऑल सिलेबस होता है सिविल का, किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, उसको वो 2 में स्प्लिट करता है। 6 सब्जेक्ट्स इसमें होंगे एंड 6 सब्जेक्ट्स इसमें होंगे, जिसको आपको रिटन लिखना पड़ेगा। दोनों 300 ईच, 300 मार्क्स ईच, मतलब टोटल ये एग्जाम 600 का बन जाता है मेंस। 500 प्री, 600 ये, मतलब 1100 का आपका टोटल यहां तक बन जाता है। इसको क्लियर करने के बाद देन आपका लास्ट स्टेज आती है इंटरव्यू स्टेज। तो इन 3 स्टेजेस में आपका एग्जाम ये क्लियर किया जाता है, मतलब ये किया जाता है, और प्रीलिम क्लियर करने वाले को मेंस, एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू। क्लियर? अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जो रिवाइज्ड कैलेंडर था हमारे पास, यही चीज मैंने जो यहाँ पर एक्सप्लेन की, यही लिखा हुआ है। पेपर 1 कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस, जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। ऑनेस्टली एक आउटसाइडर जिसने कभी नहीं सुना होगा उसके लिए एक नई टर्म होगी ये कि कैसे पढ़ना है इसको, बट ये इतना मुश्किल नहीं होता है, ट्रस्ट में। 2 आवर्स का एग्जाम है विद 200 मार्क्स मैक्सिमम जो इसमें कंडक्ट किया जाता है, मतलब 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच। एंड अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपका दूसरा एग्जाम होता है जो डे 1 पे, ये डे 1 वाला एग्जाम है। और हमारी प्रीलिम स्टेज जो हमारे अभी आपको जुलाई में डेट आया उसके लिए ये 3 आवर्स एग्जाम होगा विद 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। क्लियर? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो डिसाइड करती है हमारी कमीशन यूपीएससी, उसके अकॉर्डिंग फिर जो कट ऑफ को क्लियर करता है देन वो हमारा ये स्टेज 2 अपीयर होता है। एंड स्टेज 2 मीन्स मेंस, जिसमें आप अपने सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के मेंस लिखते हैं। दोनों डेडिकेटेड एग्जाम 300 के, एंड टोटल ये आपका स्टेज 1100 बन जाता है, 500 ऊपर का, 600 ये। इसको क्लियर करने के बाद देन आपका इंटरव्यू स्टेज आता है जो 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, एंड टोटल जो नेट मार्क्स बने दैट इज 1300 मार्क्स, जिसमें प्री, मेंस एंड इंटरव्यू मिला के बनते हैं। क्लियर? कितने मार्क्स चाहिए आपको इसको क्लियर करने के लिए वो सब अभी आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। आप इसको मान सकते हो कि यूपीएससी ये इस एग्जाम को इक्विवेलेंट टू आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स के लेवल पे रखा जाता है। ये इंजीनियर्स का उस लेवल का एग्जाम है, इसलिए इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। आज से पहले जो 2020 तक हमारा जो प्रीलिम स्टेज हुआ करता था वो जनवरी 1 जो उसमें फर्स्ट वीक का जो संडे आता था उस दिन ये एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता था। जैसे 2020 में हुआ, 19 में हुआ, तो जनवरी मंथ का जो फर्स्ट संडे आता है उस दिन ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता था। एंड आफ्टर दैट आपको एटलीस्ट 4 to 5 months का टाइम दिया जाता था टू प्रिपेयर फॉर योर मेंस। तो अगर मैं 2020 तक की बात करूं तो आपके पास प्रीलिम्स देने के बाद काफी टाइम होता था टू प्रिपेयर फॉर योर मेंस, कि हम अब अपने मेंस के लिए प्रिपेयर, क्योंकि आफ्टर एग्जाम आपको पता चल जाता है कि आपका ये प्री क्लियर होगा या नहीं होगा। तो आपके पास टाइम होता है 4 to 5 months, मोर देन सफिशिएंट टाइम है आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। जून जुलाई में मेंस होता था, अगस्त एंडिंग या सितंबर में आपका इंटरव्यू होता था, एंड फाइनल रिजल्ट जो हमारा अक्टूबर नवंबर के बीच बीच में आ जाता था। ये प्रोसेस फॉलो होता था। ये प्रोसेस भी 2017 में बना था। उससे पहले जो अभी रिसेंटली जो हमारे को पेंडेमिक की वजह से जो शेड्यूल आया है, ये शेड्यूल पहले बिफोर
2017 यही फॉलो किया जाता था। एंड जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते थे वो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश थे इस वाले शेड्यूल से जो पहले होता था, बिकॉज फरवरी के टाइम पे आपका गेट होता था एंड उसके बाद आपके पास काफ़ी टाइम होता था टू री थिंक अबाउट योर प्रिपरेशन। वही चीज़ को यूपीएससी इस बार फिर से लेके चल रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो पैशनेट है इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए, बेसिकली जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए जॉब लेना इंपॉर्टेंट समझते हैं अपने आप को कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड की जॉब चाहिए, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो नोटिफिकेशन हमारा आएगा जो नेक्स्ट ईयर 7 अप्रैल टू 27 अप्रैल के बीच में वो नोटिफिकेशन ओपन होगा। प्रीलिम स्टेज का जो फर्स्ट स्टेज एग्जाम है 18 जुलाई को कंडक्ट कर रहे हैं वो। मेन स्टेज 10 अक्टूबर को कंडक्ट कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट जो भी इंटरव्यू वगैरह जो होगा ऑब्वियसली अक्टूबर के बाद नवंबर या दिसंबर में आपका इंटरव्यू होगा, देन जनवरी तक आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है। बट अगर आप नोटिस करो जुलाई एंड अक्टूबर में तो आपको अप्रोक्सीमेटली 2.5 या 3 मंथ्स मिल रहे हैं फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। तो 2-2.5 महीने में आप अपने मेंस की प्रिपरेशन को इतने अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। इसलिए मैंने कुछ चीजें आपको यहाँ पर ब्रीफ करनी है ताकि आपको पता चले कि अगर आप इस जॉब के लिए सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आप पैशनेट हो इस जॉब के लिए, तो किस टाइम पे आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए। क्लियर? आप देख सकते थे यहाँ तो काफी टाइम मिलता था, जून जुलाई में एग्जाम होता था तो देयर इज मोर देन सफिशिएंट टाइम। बट अगर आप प्रीलिम्स के लिए अपना क्लियर कर गए, उसके बाद 2.5 या 3 मंथ्स में आप अपना मेंस का प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे एज ए फ्रेशली प्रिपेयर करने के लिए, एकदम जीरो से स्टार्ट करने के लिए। सो आपको क्या करना चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा कि आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट, अगर आपने लास्ट ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दिया है, आपको आइडिया है कि पैटर्न कैसा होता है एग्जाम का, आप देख चुके हो, उस चीज को फेस कर चुके हो। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इंजीनियरिंग क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है इस चीज के बारे में, और अगर अभी भी वो इस चीज को एग्जाम को एक बार सीरियसली देना चाहते हैं, उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा, जिस दिन से आप अपनी स्ट्रेटेजी स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसी दिन से सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप जो भी सब्जेक्ट उठाएंगे उसको ऑब्जेक्टिव प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। लाइक सपोज आप फ्लूइड मैकेनिक्स, हमारे स्पेशल बैच के साथ फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिस दिन आप फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर रहे हो, उसी के साथ साथ प्रीवियसली ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस के, उनको लगाना स्टार्ट कर दो पैरेलली साथ साथ। 2019 से पीछे को जाना, नॉट फ्रॉम 1980 से स्टार्ट नहीं करोगे, 19 फिर 18 फिर 17, इस तरह से 16 पुराने क्वेश्चंस पीछे पीछे आना है और स्टार्ट बिल्कुल लेटेस्ट से करना है, ताकि आपको लगे कि, क्योंकि आंसर राइटिंग इज ऑल्सो मेन क्राइटेरिया जो आपकी सिलेक्शन में रोल प्ले करता है। आपको क्वेश्चन निकालना आता होगा बट आपको उधर प्रेजेंट करना नहीं आता है, आपको लिखना नहीं आएगा कि किस तरह से लिखना है, सिर्फ आंसर मैटर नहीं करता, आपके स्टेप्स बड़े मैटर करते हैं वहां पर। तो आपको साथ साथ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एक बार एग्जाम दिया हुआ है, जिनको पता है कि मैंने ये चीजें पढ़नी है, एंड कंप्लीटली ये जो 11 मंथ्स का टाइम है, अप्रॉक्सीमेट 10.5 मंथ्स का जो आपका टाइम है, यू नीड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी बार प्रैक्टिस करो, ताकि आप जैसे माइंडसेट के साथ एग्जाम देने जा रहे हो, कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यार इसका आंसर ये है। इतनी बार क्वेश्चंस को लगाओ। लगाने किस चीज को है, पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, चाहे वो प्री के हैं, पहले प्री के इतनी बार लगा लो कि आपको आंसर तक पता चल जाए कि यार यही आंसर्स आते हैं, यही इस तरीके से फॉलो करना है, इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आया तो मुझे पता है कि क्या पैटर्न फॉलो करना है। क्योंकि स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो, अभी ढीले पड़ गए फिर बाद में प्लान करोगे, आफ्टर क्या होगी कि फरवरी में, जून में या मई में प्लानिंग करते हो, फॉर्म जिस दिन भर रहे होगे जून में, कहोगे कि मैं जुलाई में फॉर्म, नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो उन्हीं के लिए जो एक सीरियस कैंडिडेट है इस जॉब के लिए, अदरवाइज आप वीडियो को बंद करके अपना काम कर सकते हो। ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो एक सीरियसली इस एग्जाम को, जो इंजीनियरिंग, बेसिकली इंजीनियरिंग पैशनेट स्टूडेंट्स के लिए। तो प्रीवियसली ईयर्स क्वेश्चन को जितनी बार लगा सकते हो, बार बार लगाना है, स्ट्रेटजीज फॉलो करो, बार बार जितनी बार टाइम मिले इनको रिपीट करो। ये चीज आ गई। पहले मैं सिर्फ सिविल की, मतलब अपना टेक्निकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। एंड जिन्होंने पिछले साल पेपर दिया वो पैरेलली अपना मेंस का, लाइक सपोज आपने फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ा या चैप्टर नंबर 1 पढ़ा जिसमें हमारा बेसिक चैप्टर है, एंड चेक करो उस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आज तक आए हैं। कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, उसकी आंसर राइटिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको क्या पता नॉलेज हो लेकिन लिखना नहीं आता हो, तो एक रजिस्टर लगा के, व्हाइट शीट रजिस्टर लगा के लिखना स्टार्ट करो कि आंसर किस तरह से लिखने हैं। एक दिन में पूरा दिन नहीं लगाना है। लाइक आपने एग्जांपल, जैसे आपने एफएम स्टार्ट किए तो दिन के 3 से या 4
क्वेश्चन मैक्सिमम मेंस के लिखो। तो ऐसे आदत डेवलप होगी कि मैं रोज के 3 या 4 मेंस के क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ऐसे करते करते इंक्रीज करो, क्योंकि ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, मेंस का आंसर लिखना टाइम लेगा आपका। क्लियर? एंड जो स्टूडेंट रिसेंटली 2020 पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो भी 8th सेमेस्टर में जिनके इश्यूज चल रहे हैं, एग्जाम का पता ही नहीं है कि होना है या नहीं होना है, और मैं एक और उन स्टूडेंट्स को भी कंसीडर कर रहा हूं जिनकी 1 या 2 बैकलॉग्स हैं। जिन स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट होता है कि पहले बैकलॉग क्लियर करेंगे एंड उसके बाद एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, वो अपने साथ मजाक कर रहे हैं। बिकॉज आप एक एग्जाम की वजह से अपना करियर नहीं दाव पे लगा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली इंजीनियरिंग सर्विस इज अ कंप्लीट 1 ईयर प्रोसेस, एंड उस 1 ईयर प्रोसेस के अंदर आपको 1 बार चांस या 2 बार चांस मिलेगा अपना कॉलेज का एग्जाम देने के लिए, आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। एंड जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे ऑब्वियसली उसको भी प्रिपेयर कर ही लेंगे आप। तो जिनकी 1 या 2 बैकलॉग्स है या मैक्सिमम 3 बैकलॉग्स हैं, वो इस चीज को भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, जिसका बल्क है, जिसका मोर देन 10 बैकलॉग्स है, उसके लिए प्रॉब्लम है, वो अपना पहले बैकलॉग्स क्लियर करे। तो 1-2 बैकलॉग या मैक्सिमम 3 बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स क्या करें, आप सिंपली, या 8 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, आप या सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं या हमारे स्पेशल बैच ज्वाइन किया हुआ या नहीं किया है, तो वो ज्वाइन करें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कंसेप्ट्स पे काम करो, कंसेप्ट्स पे काम करो। आपको अभी मेंस के लिए नहीं भागना है, भाग जाना है हमने मेंस के लिए अभी रिसेंटली नहीं, अभी नहीं। अगर आप मान लो कल से स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, तो पहले कंसेप्ट्स पे काम करो। कंसेप्ट्स बन गए, देन प्री के क्वेश्चंस खत्म करो, सारे प्री के क्वेश्चंस खत्म किए, गेट के क्वेश्चंस खत्म करो, क्योंकि ये इससे बाहर की बॉडीज अलग हैं, इंजीनियरिंग सर्विस, यूपीएससी, गेट, आईआईटी, बट ट्रस्ट मी अंदर का प्रोसेस सेम ही होता है। इस सिर्फ बाहर से दिखाया जाता है कि अलग अलग है, सेम पैटर्न है। सब कुछ क्वेश्चंस का समझने के लिए आपको दोनों क्वेश्चंस लगाने हैं, अच्छा लेवल बनाने के लिए आपको दोनों क्वेश्चन लगाने हैं। कभी ऐसा नहीं देखोगे जो यूपीएससी क्वालिफाई करते टॉपर्स होते हैं, उनके गेट के भी वो ऑलमोस्ट टॉपर्स में ही आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो देते ही नहीं है। इसलिए ये माइंडसेट एक अलग ट्रेंड बनाया हुआ है, उसको फॉलो मत करो। एक ही जैसी ट्रेंड है, वो दोनों चीजें सेम पैटर्न पे चलती हैं। तो पहले प्री के लिए आप, मतलब प्री मीन्स ऑब्जेक्टिव, उसको स्ट्रॉन्ग करो। गिव योरसेल्फ टाइम, एटलीस्ट 2 महीने दो अपने आप को। जब आप एक फ्लो में घुस जाओगे, जब प्रिपरेशन के फ्लो में घुस जाओगे, देन स्टार्ट मेंस के क्वेश्चंस लगाना। लाइक सपोज आपने मेरा स्पेशल बैच ज्वाइन किया हमारे इंजीनियरिंग क्लासेस का, एंड आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। सपोज फ्लूइड में ऑलमोस्ट हमारा 70-80% कंप्लीट हो गया, एंड जब फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया, सपोज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। आफ्टर दैट गिव योरसेल्फ टाइम और मेंस की प्रॉब्लम स्टार्ट कर दो लगाना, एफएम की स्टार्ट कर दो लगाना। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, 2 महीने का टाइम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार पहले एनवायरमेंट में घुसो। जो लोग प्रिपेयर कर चुके हैं, जिन्होंने एक बार पढ़ा हुआ है या एक बार दिया हुआ एग्जाम, उनको पता होगा कि वो कैसे कैसे ट्रेंड को फॉलो करना है। बट अगर आप एक नए स्टूडेंट, एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप बिल्कुल जीरो माइंडसेट से, मतलब आपको कुछ नहीं पता, आपका कंसेप्चुअल नॉलेज जीरो है, तब भी ये जो 11 मंथ्स का टाइम है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। क्लियर? इसलिए मैं कह रहा था 8th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट या बैकलॉग, जो 1-2-3 बैकलॉग्स हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि पहले मैं कॉलेज का वेट करूंगा कि वो क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं प्रिपरेशन करूंगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स, शायद जब तक वो क्लियर होगा तब तक बहुत लेट हो जाओगे। तो 1 साल और बर्बाद नहीं कर सकते आप अपना, ठीक है? 2021 में रिजल्ट आएगा, तब तक घर में फ्री नहीं बैठ सकते। इसलिए प्लान करो, जल्दी से जल्दी अपने आप को सोचो कि किस तरह से हमने प्रिपरेशन में घुसना है। 1-2 दिन लगता है एडजस्ट होने में, उसके बाद सिस्टम चल पड़ता है। 8th एंड बैकलॉग स्टूडेंट्स अपना बैचेस ज्वाइन करके कंसेप्ट बनाइए, कंसेप्ट बना के क्वेश्चंस लगाइए। अकेले कंसेप्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। प्री के क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स टाइम लगाइए, उसके बाद गिव योरसेल्फ टाइम, 2 महीने बाद आप अपने मेंस के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दोगे। मतलब मैं ये यहाँ पर इंडिकेट करना चाहता हूँ कि चाहे आप नए स्टूडेंट हो, चाहे आप एक बार दे चुके हो, मेंस को आपको साथ साथ कैरी करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको सीटी के क्वेश्चंस की क्लासेस ले रहा हूँ, कंसेप्ट क्वेश्चन प्रोग्राम, वो फॉलो करो, या टेक्स्ट बुक्स अगर आपके पास हैं उनको फॉलो करो, या प्रीवियस ईयर, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन की बुकलेट्स अगर आपके पास हैं उनको स्टार्ट करो लगाना। नहीं है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो स्टार्ट करो लगाना, ताकि आपको पता चले कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। होगा क्या, उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको कि यार ये चीजें हम भी कर सकते हैं, किस तरह से फॉलो करना, या कोई मिस्टेक अगर आप कर रहे होंगे वो आपको हेल्प करेगा। एंड यही मेंस की प्रैक्टिस आपको प्री में भी हेल्प कर जाएगी, कहीं ना कहीं अगर आप एसएससी का कहीं दे रहे होंगे एग्जाम, वहां भी हेल्प कर जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इश्यू आता है स्टूडेंट्स को, दैट इज जनरल स्टडीज, जो हमारा पेपर 1 होता है 200 मार्क्स का, जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लिए। सर इसको कैसे पढ़ना है? तो
our institute engineer classes, we're going to start जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड प्रोग्राम, एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। एंड इसकी कुछ लेक्चर्स, इनिशियली लेक्चर्स हम आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं जब तक हमारा ये पेंडेमिक है, उसके बाद हमारा ऑफलाइन क्लासेस में भी चलेंगे, जिसमें हम आपके 2 सब्जेक्ट्स अपने स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या चीज़ें हैं। बट ट्रस्ट मी, जब एक बार आप इस प्रोग्राम में घुसोगे, जब आप ये चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि यार जो बाहर से दिख रहा था, ये सिर्फ बाहर से दिखता था कि ये मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं होता, इसको क्लियर करना बहुत आसान है। तो जैसे कुछ टॉपिक्स मैंने आपको 10 टॉपिक्स लिखाए हैं जो इसके सिलेबस में आते हैं। करंट इश्यूज, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू सोशल, इकोनॉमिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बेसिकली इट इज करंट अफेयर्स। शॉर्ट में बोलें, जो हमारे शकुन सर डेली नॉलेज बूस्टर्स ले रहे हैं आजकल, उसके अंदर हम अपनी जितनी भी हमारे पास नई प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जितनी भी नए हमारे पास स्ट्रेटजीज आ रही हैं जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, स्कीम्स लॉन्च कर रही है, वो डिस्कस करते हैं। उन पे बेस्ड हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको फॉलो करो, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अलग अलग योजनाएं आपको हर बार आप चेक करोगे, अगर आप लास्ट 2-3 साल के पेपर देखोगे, डेफिनेटली 5 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम मिलते ही हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, तो वो मोर देन सफिशिएंट है, ये कवर करना है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, बेसिकली ये आ गया आपका एप्टीट्यूड ही। हमारी फैकल्टीज एप्टीट्यूड कवर करेंगे, ठीक है, डेडिकेटेड एप्टीट्यूड फैकल्टीज हैं जो आपको इसके बारे में सिखाएंगे कैसे करना है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस पर आप टाइम अभी से दो, बिकॉज आपके पास 11 मंथ्स का टाइम है, और 11 मंथ्स पे टाइम में आप आराम से इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली आराम से पढ़ सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है। अदरवाइज होता क्या है, जून जुलाई में लोग इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो तब नहीं हो पाएगा। अभी से इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स आएगा, जितना सिलेबस वास्ट दिखता है उतना है नहीं, ये 4-5 टॉपिक्स हैं, और हर बार इससे भी आपको 3 to 5 मैथ्स क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 5% to 15% हर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। 4th, 5th, इसमें से ये 2 बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। करंट इश्यूज, ये डिपेंड करता है, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो रेगुलरली तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। जैसे अगर आप देखोगे रिसेंटली हम ऑलमोस्ट सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर कर रहे हैं, अगर आप वो वीडियोस लगा रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। 4th टॉपिक जैसे हमारा है ड्राइंग, बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, साइजेस पूछे जाते हैं, अगर आप पेपर्स देखोगे साइजेस पूछे जाते हैं, तो हमारी फैकल्टीज ये टॉपिक कवर करेंगे। हम क्वालिटी पैरामीटर्स, एग्जैक्टली अगर देखा जाए ये जो 5th टॉपिक है, ये सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ईजी है, बिकॉज बेसिकली ये सीपीएम एंड पर्ट ही है, ये सीपीएम एंड पर्ट वाला टर्म ही इसमें डाला गया है, तो बहुत ईजी प्रोग्राम है। जब आप पढ़ोगे तब रियलाइज होता है, ऐसे नहीं पता चलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, बेसिक ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम सबसे पहले हम यही स्टार्ट करेंगे अपनी फैकल्टीज के साथ कि आपको जनरल बेसिक इंजीनियरिंग एंड आपको एनवायरनमेंट पता चले, कैसे पढ़ना है इस चीज़ को और कैसे क्वेश्चंस देखने हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक इंजीनियर के लिए प्रोजेक्ट किस तरह से मैनेज किया, इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अगर आप एक लेमैन की तरह अगर आप पेपर खोलोगे, शायद आपको सारे क्वेश्चन एक जैसे लगे, आपको लगेगा सारे ऑप्शन सही हैं, बट जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे तब आपको रियलाइज होगा कि अच्छा इसमें तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से इसको फॉलो करना होता है पैटर्न को। मटीरियल साइंस, जो हम अपने फर्स्ट ईयर में, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें ये चीज़ हम कवर करते हैं, बेसिक मटीरियल साइंस ऑफ इंजीनियरिंग, वो चीज़ आएगी। 7th, 6th एंड 8th बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, बाकी ईजी हैं, जो आप इजीली अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो, बट इन पे आपको फोकस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ICT रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, बेसिक इंफॉर्मेशन के रिलेटेड नॉलेज वो पता होने चाहिए। एंड एथिक्स, इंजीनियरिंग प्रोफेशन में आपकी एथिक्स की क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या प्लान कर रहे हैं, जब भी हमारा ये कोर्स स्टार्ट होगा, विल बी टेकिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फर्स्ट एंड एथिक्स, दोनों फैकल्टीज अपना अपना टॉपिक लेके चले गए, एंड आपको कुछ लेक्चर्स दिखाए जाएंगे दैट विल बी ओपन फॉर एवरीवन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप तब उसको देख के एनालाइज कर सकते हो कि किस तरह से इसको पढ़ना है। उसके बाद ओनली अवेलेबल फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट, जो भी रजिस्टर करेंगे इस प्रोग्राम को, उन्हीं के लिए ये ओपन रहेगा। क्लियर? तो ये कुछ हमारे पास 10 टॉपिक रहते हैं, एंड जब आप इसको एक बार पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि यार ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये देखने को लगता है। बिकॉज इनफैक्ट टॉपर भी इसमें कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं करता है, सबका बेसिक क्राइटेरिया होता है कि मैं 100+ स्कोर करूं, और 100+ स्कोर करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। जब आप पेपर्स देखोगे आपको लगेगा 100+ स्कोर आराम से किया जा सकता है। मूविंग ऑन, जो हमारा सेकंड स्टेज आती है, जो मतलब प्रीलिम्स का सेकंड पार्ट आता है, दैट इज कंप्लीटली सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। आप देख सकते हो ये 12 सब्जेक्ट्स हैं, एंड मैंने लिखे भी इसी ऑर्डर में ताकि आपको एक चीज़ बता सकूं, जब मेंस लिखते हैं
तो मेंस में ये पहले पेपर 1 में ये पहले 6 आते हैं एंड पेपर 2 में ये रिमेनिंग ये 6 आते हैं, मतलब यहाँ तक। इस तरह से ये सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर हमारा सॉम भी आ जाता है, सॉम ही आता है बेसिकली, और स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आ गए। तो ये चीज़ आती है, और प्रीलिम्स होगा तो ये पूरा का पूरा आपका इकट्ठा 300 मार्क्स का पेपर आता है। एंड अगर आप सिलेबस को एक बार गो थ्रू करो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप गेट के लिए नहीं पढ़ते, गेट में भी सब ये चीज़ें पढ़ते हो, एई के लिए भी ये सब चीज़ें पढ़ते हो, जेई के लिए भी सब चीज़ें पढ़ते हो, बट फर्क आता है लेवल का। इसलिए जो हमारा ईएससी डेडिकेटेड गेट, डेडिकेटेड एई एंड जेई बैच होता है, उन स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये सब चीज़ें अप टू ईएससी लेवल, गेट लेवल, एई, जेई सब कंप्लीट करते हैं हम उसके अंदर। तो ये हमारा सिलेबस इस तरह से आता है, जिसके अंदर हम अपना सिविल, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। एंड ये चीज़ थी बेसिकली हमारे जनरल स्टडीज़, जो हमारे पास ये 10 टॉपिक आते हैं। इन 10 टॉपिक में से आपको सिर्फ 3 या 4 में ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेस लेना होता है कि पढ़ना कैसे है, जो बेसिकली ये आपकी सब नई चीज़ें आपके लिए पढ़ने वाली चीज़ें। इसमें क्या है, करंट अफेयर्स को पैरेलली आप साथ साथ चला सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और आपका एथिक्स या मटेरियल साइंस, ये सब चीज़ें आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली साथ साथ चलानी पड़ेंगी। फ्रॉम लाइक जब जिस दिन से भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, इसको भी कुछ हाफ एन आवर आपको देना पड़ेगा। क्लियर? मैं कुछ स्कोर कार्ड्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो टॉपर्स रहे हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियर की बात करूंगा मैं। 19 का जब रिजल्ट आया था तो रिटन में टॉपर, ये रैंक 1 है, ही इज रैंक 1, ये हमारे ईएससी के रैंक 1 थे 19 में। इन्होंने रिटन के अंदर 710 स्कोर किया। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, अभी आपको पता चलेगा कि हमें प्रिपरेशन में लोग सोचते हैं कि जब इनिशियली जब स्टूडेंट स्टार्ट करता है प्रिपरेशन, तो उसका माइंड में होता है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, ये डाटा भी ले लूँ। बट ट्रस्ट मी, इन द एंड वो ये पूछता है कि सर कितना पढ़ के हो जाएगा, क्या क्या छोड़ सकते हैं। इसलिए अपने लिए ज़्यादा हैविजार्ड वे में पढ़ाई नहीं करनी, एक पैटर्न से चलना। जितना पढ़ाया जा रहा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये प्री प्लस मेंस का स्कोर है मिला के, तो प्री टोटल था 500, मेंस था 600। टॉपर की बात करो, नॉट लास्ट रैंकर, टॉपर ने 710 स्कोर किया आउट ऑफ 1100। 200 मार्क्स का उसका पर्सनालिटी टेस्ट था, 132, काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। एंड उसने ओवरऑल 842 स्कोर किया आउट ऑफ 1300। दिस इज द स्कोर जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग ईएससी के टॉपर ने लास्ट ईयर स्कोर किया था। आप देख सकते हो कि टॉपर का, बाकी वैसे ही लास्ट ईयर उससे पीछे मैंने पर्टिकुलरली इसी ईयर के स्टूडेंट का आपको प्रॉपर ब्रीफ करके भी दिखाता हूं। इसी स्टूडेंट ने रैंक 1 ने, इस रैंक 1 जनरल स्टडीज में आउट ऑफ 200 118 स्कोर किया, एंड सिविल के पेपर में आउट ऑफ 300 167 स्कोर किया, ठीक है। और जब मैं आपको इस साल का दिखाऊंगा तो इस साल का जो कट ऑफ गया था वो आई थिंक 205 गया था, जो लास्ट कट ऑफ गया था आउट ऑफ 500, लास्ट स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ था। तो आप देख सकते हो इसकी अप्रोक्सीमेटली दिस इज अप्रोक्स 285 के करीब इसने स्कोर किया। प्रीलिम्स में के बाद मेंस में आउट ऑफ 300 240 एंड 210 स्कोर किया। तो ओवरऑल जो मार्क्स बने 710 एंड 132 और फाइनल स्कोर ये बना। तो आप देख सकते हो कि टॉपर भी जो है हमारे फील्ड से 842 स्कोर कर रहा है आउट ऑफ 1300, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन, मतलब एक समझदार स्टूडेंट वही होता है जो एक पैटर्न, एक सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन करे। ये नहीं कि मैं हर एक चीज पढ़ के चला, क्योंकि इन द एंड सब चीजें दिमाग में याद नहीं रहेंगी। आपको बड़ा ही सिस्टमैटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में बार बार देखना पड़ेगा क्या चीज वो पूछ रहा है, किस चीज को ज्यादा फॉलो कर रहा है। तो ये बताना बड़ा इंपॉर्टेंट। जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है तो ये चीज हमेशा देखनी है कि टॉपर का स्कोर कैसा गया है, आपको क्या चीज फॉलो करनी है। अब मैं आपको, जैसे मैंने टॉपर डिस्कस किया, मैं लास्ट रैंकर जो आया, जो लास्ट स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ, उसने किस मार्क्स पे सिलेक्ट किया, वो किस मार्क्स पे सिलेक्ट हुआ, वो देखते हैं। तो अगर एक ओवरव्यू देखें तो जनरल कैटेगरी, बाकी जो जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है अपना स्कोर देख सकता है। जनरल कैटेगरी ने 207 स्कोर किया आउट ऑफ 500 जो प्रीलिम्स था, मतलब जीएस प्लस सिविल मिला के। दिस इज द मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स जो लास्ट स्टूडेंट ने स्कोर किया, जो मेंस के लिए बाहर स्टेज 2 के लिए जिसको एलिजिबल माना गया। 207 टोटल मार्क्स माने गए, ठीक है। बाकी ओबीसी, एससी एंड एसटी का अपना अपना कट ऑफ गया। यही चीज जब आउट ऑफ 1100 जब मेंस दिया तो जनरल कैटेगरी का सिविल का आप देख सकते हो एकदम 50% के करीब जा रहा है। 1100 के बाद 546 स्कोर किया लास्ट स्टूडेंट जो कट ऑफ से क्लियर हुआ, ये चीज।
मतलब आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि जब आप अपनी प्रिपरेशन रखो, जब आप एग्जाम्स को लेके चलो, तो आपके माइंड में ऐसा हो कि यार मुझे एटलीस्ट 500 का जब प्री दोगे तो मुझे 250 तो क्रॉस करना ही करना है सेफर साइड के लिए। मुझे 250 प्लस स्कोर करना है, मुझे 50% से ज्यादा स्कोर करके चलना है। एंड जब मेंस लिखने के बाद मेरे पास ओवरऑल ये जो लास्ट स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है दैट इज 11,546, इतने मार्क्स लेके चलने हैं। एंड जब फाइनल स्टेज 3 दिया, लास्ट स्टूडेंट ने 710 स्कोर किया आउट ऑफ 1300। आप देख सकते हो इसका आधा कितना हुआ, 1300 का आधा मतलब कितना हो गया, 650। 650% मतलब अप्रोक्सीमेटली 60% से नीचे नीचे आपके मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो कोई 100% नहीं चाहिए। और जो मैंने पीछे टॉपर बताया था उसका 842 था, मतलब लास्ट रैंकर 710 आउट ऑफ 1300 और टॉपर 800 समथिंग, 842 1300, ये चीज है। तो जब भी प्रिपरेशन करो, जिस स्टेज पे आप अभी होंगे, जैसे आप प्रीलिम्स में होंगे तो आपके माइंड में होना चाहिए मुझे 250 क्रॉस करना है, तब जाके आप बोल सकते हो हाँ सेफर साइड पे, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। आप जैसे पीछे लिस्ट चेक करो, हर साल मेरिट बढ़ रहा है, आप देख सकते हो 15 से लेके 19 तक कैसे कैसे मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। ओके, इस तरह से आप अपने पैटर्न को फॉलो, अगर आप किसी और फील्ड से और ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपना स्कोर देख सकते हो कि किस किस तरह से वेरी हो रहा है। हर एक कैटेगरी के लिए मैंने ये ब्रीफिंग दिखाई हुई आपको किस किस तरह से मार्क्स बनेंगे। तो हमेशा अपने आप को लेके चलना है कि मुझे इसके बीच में, मतलब अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि मुझे इस मार्क्स को क्लियर करना है। क्लियर? तो हमने वी एज इंजीनियर क्लासेस वी डिसाइडेड एंड वी ऑलरेडी स्टार्टेड अ स्पेशल बैच। जो स्टूडेंट ESC गेट AE के लिए इंटरेस्टेड है, एंड हमारा जो ये वाला बैच रहता है इसके अंदर हम कंप्लीटली हमारा फोकस ESC एंड गेट को रहता है। एंड ट्रस्ट मी, कोई फर्क नहीं है, प्रिपरेशन का सेम जाती है, एक ही लेवल पे जाना होता है, आपको उसी लेवल तक लेके जाना है दोनों प्रिपरेशंस को। जो स्टूडेंट अपनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की जॉब के लिए पैशनेट है, उनके लिए दिस इज द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम किसी ने सोचा नहीं था कि मिल सकता है इस पेंडेमिक में। 11 मंथ्स इज मोर देन सफिशिएंट, चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप लास्ट ईयर आप दे चुके हैं एग्जाम, आपको अपना करियर बनाने के लिए एक इंजीनियरिंग जो पैशनेट ओनली फॉर देम, आप अपने आप को एक अच्छे से डेडिकेट कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। आप प्री की प्रिपरेशन एज वेल एज मेंस की प्रिपरेशन के लिए जिन्होंने हमारा स्पेशल बैच ज्वाइन किया है, बिकॉज हमने फ्लूइड मैकेनिक्स ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, हाईवे इंजीनियरिंग कवर कर दिया है, सॉइल का पार्ट हमने ऑफलाइन में कवर कर दिया था, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स एंड इरिगेशन। तो हमारी प्रिपरेशन साइड बाय साइड वो चलती जा रही है, बट वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट GS बैच, जिसके अंदर हम अपना एनवायरमेंटल एंड एनर्जी एंड एथिक्स ये 2 टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसके इनिशियल लेक्चर्स सबके लिए ओपन फॉर ऑल होंगे। वो तो आप देख सकते हैं, आप अपने को एनालाइज कर सकते हैं, आपको चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही है। देन दैट आफ्टर दैट इट विल बी ओनली ओपन फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं देन आपके लिए कोई, आप इस कोर्स को आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उस लिंक पे जाइए, अपना फॉर्म रजिस्टर कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, लेक्चर्स लगाइए, देन एनालाइज कीजिए, बिकॉज इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया जा सकता। शायद इसके बाद इतना ज़्यादा टाइम ना मिले। तो मेन बताने की यही चीज़ थी कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज़ की, इंजीनियरिंग सर्विसेज को लेके चल रहे हैं, स्टार्ट योर सेल्फ फॉर प्री एज वेल एज मेंस, प्रिपेयर करके चलिए। कितना मेंस को टाइम देना है, लाइक दिन के 3 या 4 क्वेश्चंस का टाइम देना है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर टाइम विद टाइम आप अपने आप को वो इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने SSC का फॉर्म भी भरा होगा जो मे भी अक्टूबर में हो, आप अक्टूबर के बाद अपनी मेंस की प्रिपरेशन को शिफ्ट कर सकते हैं। तब तक आप अपने प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, बिकॉज ESC का मेंस आपको कहीं ना कहीं SSC के मेंस में भी हेल्प करेगा। जितने भी ESC के पुराने क्वेश्चंस होते हैं वही किसी ना किसी टाइम के बाद SSC के नए क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्लियर? अगर आपको ये ब्रीफिंग अच्छी लगी हो देन डेफिनेटली लाइक द वीडियो, एंड कोई भी डाउट है रिलेटेड टू बैचेस, रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं किसी भी और टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो, लाइक जैसे एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट हमारा गवर्नमेंट ने एक जो हमारा लॉन्च किया गया, अभी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट लिया जाएगा, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बाकी सब फील्ड्स के लिए है। तो उस पर भी एक वीडियो बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए उसके बारे में नॉलेज तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फॉर एनी क्वेरीज आप कॉन्टैक्ट कीजिए, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज इसको लाइक जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि लोगों तक एक मैसेज पहुंचे कि इंजीनियर क्लासेस
इस प्रोसेस को इस प्लेटफॉर्म पर आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू वंस अगेन।